पटना का कांटी फैक्ट्री, महात्मा गांधी नगर, पप्पू सिंह के मकान का पहला तल्ला। रात के 10:30 पर पुलिस धावा बोलती 3 ऐसे लोग जिन्होंने पुलिस के सामने बीएसएससी घोटाले के सारे राज फाश किए। पवन सिंह, गांव मझरियावा, फतुहा। विपिन कुमार, नालंदा। नवनीत कुमार, मोतिहारी। ये वो 3 लोग हैं जो पप्पू सिंह के घर से दबोचे गए। एसआईटी जब इन तीनों पर दबिश बढ़ाती है तो सामने आते हैं 2 ऐसे नाम जिसकी पहुंच बीएसएससी में थी। नालंदा का अतुल रंजन सिन्हा, अगमकुआं के एमआईजी कॉलोनी का गोरेला। आरोपियों से मिले मोबाइल को जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो वैसे राज बाहर आने लगे जो पुलिस को मंजिल तक पहुंचाने का पुल तैयार कर चुके। पवन कुमार, मोबाइल नंबर 7870776488। अतुल सिन्हा, मोबाइल नंबर 9955847155। इनसे मिली सूचना के तार सीधे वैसे शख्स के साथ जुड़ रहे थे जो मुख्य आरोपी परमेश्वर राम के साथ हर गुनाह का भागीदार था। अविनाश कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बीएसएससी। अविनाश के जिम्मे प्रश्न पत्र को बाहर बैठे सिंडिकेट लोगों तक पहुंचाना था। एसआईटी की गिरफ्त में आने के बाद अविनाश और उसके मोबाइल के सीडीआर से जो जानकारी मिली उसने एसआईटी की जांच को नई दिशा दी। अब आप देखिए अविनाश के मोबाइल कॉल की ये सारी डिटेल्स। पूछताछ में जो नाम सामने निकल कर आ रहे थे उन तक पहुंचना और उससे पूछताछ करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, चुनौतीपूर्ण भी था। एसआईटी इन नामों को शिकंजे में लेने से पहले अपना होमवर्क इतना पुख्ता कर लेना चाहती थी कि बाद में शक या खुद पर किसी सवाल के उठने की कोई गुंजाइश ही न बचे। अब एसआईटी की टीम बीएसएससी दफ्तर के लिए रवाना हुई। बीएसएससी पहुंचते ही एसआईटी की टीम ने परमेश्वर राम को उनके केबिन में ही घेर लिया और फिर शुरू हुआ सवालों और जवाबों का सिलसिला जिसे ईटीवी आपको पहले ही दिखा चुका है। एसआईटी की टीम जैसे जैसे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ा रही थी और जो नतीजे सामने आ रहे थे इसके बारे में तो पटना पुलिस की स्पेशल टीम सपने में भी नहीं सोच सकी थी। परमेश्वर राम ने पूछताछ में पहले तो कन्नी काटी पर सवालों में उलझकर वो सारे तथ्य उगलने पर मजबूर हो गया जो उसके दिल में दफन थे। परमेश्वर की जुबान से निकला सबसे बड़ा नाम था तत्कालीन बीएसएससी अध्यक्ष सुधीर कुमार का। अब पटना पुलिस ने एक और टीम बनाई जिसका मकसद था तत्कालीन बीएसएससी अध्यक्ष सुधीर कुमार तक पहुंचना। सुधीर कुमार जल्द ही पुलिस के शिकंजे में आ जाते हैं। सुधीर कुमार से क्या पूछताछ हुई ये भी आपको ईटीवी पहले ही दिखा चुका है। ये तो हुई बीएसएससी घोटाले के गुर्गों की बात। पूरा खुलासा अभी बाकी है। अगले चंद मिनटों में हम आपको पुख्ता कागजातों के जरिए घोटाले की एक एक कलई पूरी तफ्तीश के साथ खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो ये थे बिहार एसएससी घोटाले के आरोपियों को पकड़ने और तह तक छोड़ने की हकीकत। अब हम आपको बताते हैं काले कारनामों का पूरा सिस्टम जिसके जरिए इस पूरे खेल को अंजाम दिया जाता था। यकीन मानिए एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ये रैकेट चलाया जाता था जिसमें शामिल 4 लोगों की भूमिका बेहद अहम थी। ये कौन लोग हैं रिपोर्ट कीजिए। पहला नाम पवन कुमार, दूसरा नाम अतुल रंजन, तीसरा नाम गोरेलाल, चौथा नाम अविनाश कुमार। पवन, अतुल और गोरेलाल का काम था वैसे छात्रों को ढूंढ निकालना
जो कम मेहनत यानी शॉर्टकट में नौकरी पाना चाहते थे। नौकरी के लिए कम से कम 6 लाख रुपए या उससे ज्यादा रकम की बोली लगती थी। सबसे पहले प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग होती थी। प्रिंटिंग एजेंसी का नाम था अजय सिंह रॉयल्टी सिंह, धनतेज, अहमदाबाद, गुजरात। उसके बाद ये प्रश्न पत्र कर्मचारी चयन आयोग तक पहुंचते थे। यहीं से शुरू होता था घोटाले का खेल। परमेश्वर और सुधीर कुमार में से कौन इन प्रश्न पत्रों को लॉकर से बाहर लाता था, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। लेकिन ये हकीकत है कि प्रश्न पत्र बाहर से आते थे और डाटा एंट्री ऑपरेटर अविनाश कुमार के पास पहुंचते थे। यहाँ से ये प्रश्न पत्र बाहर तैयार बैठे उन लोगों तक पहुंचते थे जो पहले से ही बाजार तैयार कर रखते थे, जिनके नाम थे पवन, अतुल और गोरेलाल। पवन, अतुल और गोरेलाल सिर्फ बाजार ही तैयार नहीं करते थे, बल्कि वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जमावड़ा भी रखते थे जो अभ्यर्थियों को आंसर बताने का काम आता था। होता ये था कि जिन सेटिंग वाले छात्रों के एग्जाम होते थे, उनकी बनियान में तार के जरिए कुछ डिवाइस लगा दिए जाते थे और एक ब्लूटूथ के साथ उन्हें कनेक्ट कर दिया जाता था। कान में लगे छोटे डिवाइस के सारे प्रश्नों के उत्तर बताए जाते थे और नौकरी में सेटिंग को अंजाम तक पहुंचाया जाता था। सेटिंग वाले उम्मीदवारों के लिए ये काम बहुत आसान नहीं था। इससे पहले उम्मीदवारों के सारे सर्टिफिकेट जमा करा लिए जाते थे और तब तक नहीं दिए जाते थे जब तक कि पैसे का पूरा भुगतान नहीं हो जाता था। हैरत की बात यह है कि पूरा सिंडिकेट किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर काम करता था। ईटीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर रविशंकर इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। रवि, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, लगातार सिलसिलेवार तरीके से हम दर्शकों तक ये खबर पहुंचाते रहे हैं क्योंकि ये बिहार के व्यापक के तौर पर उभरता रहा है। लेकिन अब जो काले चेहरे सामने आते जा रहे हैं, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये सभी काले चेहरे सलाखों के पीछे होंगे? देखिए रेमा, सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से ईटीवी खुलासा कर रहा है, और ईटीवी खुलासा कोई अपने सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि पुख्ता कह सकते हैं सबूत के बिना पे कर रहा है। हम आपको बता दें कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें जो दस्तावेज है उस दस्तावेज के हवाले से हम ये सारी बातें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से ये पूरा गैंग काम करता था, आपने सही कहा कि बिल्कुल एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह काम कर रहा था कि एक एक जगह पे लोग बैठाए गए थे कि कैसे कोई मार्केटिंग तैयार करेगा, क्वेश्चन पेपर कैसे बाहर आएगा और इसका जो आंसर है वो छात्रों तक कैसे पहुंचा देंगे। तो कह सकते हैं कि पूरा एक गिरोह जो है, पूरा एक सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जितने नाम सामने ईटीवी ला रहा है, जितने इसमें आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई हालांकि उन लोगों हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसमें कानूनी कार्रवाई जाएगी तो उसकी दिशा क्या होगी और उसका नतीजा क्या होगा। रवि, हम पिछले दिनों दर्शकों को दिखा चुके हैं कुछ रसूखदार नाम जो बिहार की सियासत में बहुत मायने रखते हैं, उनके नाम भी हमने दिखाए हैं। उन पर कब तक कार्रवाई, उनसे कब तक पूछताछ, क्योंकि सभी पार्टियों के लीडर्स उसमें मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है और आम आदमी जो हमें देख रहा है उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं यही चीज पहुंच रही है कि अगर इन जैसे लोग इस मामले में संलिप्त हैं तो कार्रवाई तो सबसे पहले यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल तो यहीं से बाहर होता है। हमारा भी सवाल यही है कि जिन बड़े रसूखदारों के जो नाम सामने आ रहे हैं, उन रसूखदारों पर कार्रवाई कब होगी। लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ रीमा की, ये जो एसआईटी की जो कार्रवाई हुई है वो जो इंटर परीक्षा के जो पेपर लीक मामले हैं उसमें वो कार्रवाई चल रही थी और कार्रवाई के दौरान जब परमेश्वर राम की जो मोबाइल जब्त की गई और उसके बाद उसके मोबाइल से जो सारे दस्तावेज, जो सारे नाम रिकॉर्ड में आ रहा है, उसमें ये सारे नाम आए थे। और आपको बता दें कि जो बड़े रसूखदार जो हमने पिछले दिनों दिखाया था, सारे नाम जो कार्रवाई किए थे वो वैकेंसी निकाली थी उसकी पैरवी की गई थी, उसके जो नतीजे हैं अभी नहीं आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति है वो एक दूसरे आप जिस तरीके से कह रहे हैं, क्या हम ये नहीं कह सकते कि इस मामले को कहीं ना कहीं मोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपने बीच में जिक्र किया कि एएनएम के लिए सारे
कॉल्स किए गए हैं, जो भी पैरवी की गई है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कुछ हुआ होगा। जब सभी पार्टियों के लीडर्स के नाम है तो कहीं ना कहीं से रफा दफा करने की कोशिश में ये खबर चली कि आप कह सकते हैं। बिल्कुल इसमें जो आप कह रही हैं रिमा बिल्कुल 100% सही है कि जिस दिन से एटीवी ने खुलासा किया है उसके बाद से अगर आप देख लें तो जितने भी पार्टियां हैं और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बयान जो है वो एक ही तरह के बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई पैरवी करता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आखिर इस ढंग की पैरवी कि जब एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चल रही हो और उसमें नौकरी दिलाने की पैरवी है तो उस पैरवी की परिभाषा ये तय कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे गुनाह को सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रही हैं और इसे दबाने की कोशिश कर रही हैं। रवि, जब से ये मामला सामने आया, बिहार एसएससी जो लीक कांड है, इसे ईटीवी ने खुलासा किया था और जब से ये मामला आया हम हर दिन दर्शकों के सामने ये कहते रहे कि कहीं ना कहीं इसमें रसूखदार लोग हैं, कहीं ना कहीं जो सियासतदान है वो इसमें शामिल है। अब हमने नाम भी दिखा दिया और अब जब सारी पार्टियों के लोग इसमें आ चुके हैं, बड़े बड़े चेहरे जो हर मामले में मुखर होकर बोलते हैं, वैसे नाम जब सामने आ चुके हैं तो क्या माना जाए कि अब जो जांच है उसका एंगल थोड़ा चेंज हो सकता है और वो दूसरी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि रसूखदार लोग हैं, क्योंकि सियासतदान हैं। देखिए इसी बात की जो शंका है वो सारे लोगों की बनी हुई है। देखिए हम मीडिया है और हमारा काम है एक सीमा तक सारी चीज़ों को दिखाना। जो सारी परतें जो दबी हुई थी, जो सारे जो कारनामे थे वो पीछे में दबे हुए थे, हमारा काम था इसे बाहर निकालना और हमने इसे बखूबी ईटीवी ने किया है और सारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाई है। आगे का जो काम है वो एसआईटी की टीम कानून वो करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो दिशा चल रही है, जो दिशा लोगों तक कालकोठी तक पहुंचानी होनी चाहिए, वो दिशा आगे कहाँ तक पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस ढंग से राजनेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे ये बड़ा मुश्किल लगता है कि इसमें नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अगर ये नतीजे बिल्कुल रवि, आपका कहना सही है। जब शुरुआती दौर में हमने ये खबर दिखाना शुरू किया तो उस वक्त जो विपक्षी पार्टी है बिहार में उनकी तरफ से भी बहुत बयान आए, ईटीवी की सराहना भी उन लोगों ने की और इस मामले को काफी आगे बढ़ाया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, आगे हम आपसे समझेंगे कि विपक्षी पार्टी का क्या रुख है, क्योंकि नाम तो उनके तबके से भी आ रहा है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपसे इस सवाल पर हम बातचीत करेंगे।